नमस्कार दोस्तों, आपके हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के तीनों शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और देखिए कि फिजिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसके अंदर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं या फिर जर्नल क्वेश्चन हैं उनका लेवल क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में जो आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो आपके जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं और दो आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अब इनका लेवल क्या है, देखिए 10वीं से नीचे का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 11th और 12th से सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम पहले से कह रहे हैं कि 11th और 12th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल और जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम इन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस लेंगे ताकि आपका जो एसआई जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है या फिर कांस्टेबल का एग्जाम है, ग्राम सीयू का एग्जाम है, उसके अंदर कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या फिर किसी ऑप्शन से आ जाते हैं कि कोई भी ऑप्शन आपको दे रखा है, जैसे कि इसके अंदर कोई एक राइट आंसर है, इसके अलावा क्या होगा कि 3 ऑप्शन और हैं, क्या पता दूसरे एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन वहां पे डाल दिया जाए। इसलिए इसका कंप्लीट एनालिसिस लेंगे। इसके साथ भी हमारी जिन भी स्टूडेंट्स ने ये जो एग्जाम दिया है 18 और 19 सितंबर का, अगर वो अपने फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं या फिर क्वेश्चन को अच्छे से मैच करना चाहते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या करते हैं आंसर की इसका क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं। कई टीचर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को गलत करा देते हैं और इसका भी कल देखा जाए तो इसको ओम्स पर मीटर बता रहे हैं कई, तो इसका ओम्स मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे 3 वीडियो मिलेंगे आपको, जिसमें 18 तारीख को, 19 तारीख को मॉर्निंग और 19 तारीख को इवनिंग शिफ्ट के सभी तीनों शिफ्ट के फिजिक्स के न्यूमेरिकल वहां जाके अपने मैच कर लें। ठीक है, अब देखते हैं एसआई के अंदर क्या आएगा और इनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जितनी भी जो क्लासेज की नोटिफिकेशन है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। इसके साथ में जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हमने एक काम किया है कि 2018 में पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका फीमेल कांस्टेबल का हो, 2019 में कलक का एग्जाम है, 2021 में ग्राम सीयू का जो एग्जाम हुआ था, इनके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं फिजिक्स के सभी को सोल्व करके एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है। सभी को सोल्व करके एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो भी दोस्त इंटरेस्टेड है मात्र कुछ 40 रुपीज़ की पेमेंट होगी, वो आप पे करके नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आपको पेमेंट के मेथड बता दिए जाएंगे। 40 रुपीज़ आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर। 3 एग्जाम बताए हमने, हरियाणा पुलिस के सभी एग्जाम हैं और इसके साथ में क्या है, ग्राम सीयू और कलक के एग्जाम के सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कि 2 क्वेश्चन पीछे वाले एग्जाम से उठा के आपके एसआई के एग्जाम में दे दें या फिर हरियाणा पुलिस या ग्राम सीयू के एग्जाम में दे दें, इसलिए उनके डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो ले सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको कराएंगे। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के अंदर भी बताएंगे, इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, ये जो पेज हैं ये सभी क्या है, तीनों शिफ्ट में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनके पेज हैं। इनको हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर इनकी फोटो खींच के भेज देंगे, आप वहां से इन पेज को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दिए गए हैं और सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप इज इंक्रीज देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिक्रीज रिमेन्स द कांस्टेंट 0 और इंक्रीज। तो सबसे पहला तो हम ये बात बता देते हैं कि अगर किसी का क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो घट जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी जो एग्जाम दे के आए हैं तो उनको बता देते हैं इसका क्या आ जाएगा, डिक्रीज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसका आया क्यों, अब जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देंगे या फिर कांस्टेबल या ग्राम सीयू का एग्जाम देंगे उनको बता देते हैं भाई। देखिए इसमें फिजिक्स में होती है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हिंदी में भी बोल के बता देते हैं। देखिए अगर किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाता है तो उसका वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अगर किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाता है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा भाई, घटेगा यानी कि कम हो जाएगा। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फिजिक्स में कहती है कि किसी का एरिया और किसी की वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसमें कहा गया है कि अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए, अगर किसी चीज को नीचे बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो वास्तव में वो वैल्यू कम हो जाती है। वास्तव में वो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब आपके जो नेक्स्ट एग्जाम है, जो एसआई का एग्जाम है, लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। कितना भी टाइम लग जाए, सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को कराएंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके एग्जाम में पूछ ली जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके पास। ए वी कॉन्स्टेंट है, या फिर ए स्क्वायर वी कॉन्स्टेंट है, ए क्यूब वी कॉन्स्टेंट है, या फिर ए वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो ये जरूर याद रखें, इससे मैच करके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, एरिया इंटू में वेलोसिटी। एरिया इंटू में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एरिया गुणा में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एरिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। किसका, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, ये क्या है, वेग है। और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट ही बोलते हैं भाई, ठीक है। कांस्टेंट यानी कि समान, जिसकी वैल्यू ना बदले। हिंदी में हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि सब टर्म हमें भी नहीं पता, ठीक है। क्लियर है भाई। तो इसका अपना मैच करें भाई। ये जो पेपर है, ये सब इंस्पेक्टर की तो हम अभी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोबारा से। अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो पेपर है ये 18 की शिफ्ट का है भाई, 18/9/2019 का भाई, 2021 का ये क्या है, एग्जाम है यूनिक शिफ्ट का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमारी जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आई हैं, वहां पे कई कोचिंग सेंटर के ऊपर हम भी देख रहे थे कल एनालिसिस की, फिजिक्स के क्वेश्चन को किस प्रकार करा रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो वहां पे बता दिया कि इसका आ जाएगा ओम्स पर मीटर। ओम्स पर मीटर कैसे आएगा भाई, ये बताओ पहले तो। अगर आप फिजिक्स की अगर आंसर की बना रहे हैं और क्वेश्चन बता रहे हैं और फिजिक्स पढ़ा भी रहे हैं, तो ये ओम्स पर मीटर कैसे आएगा, हम भी देख रहे हैं क्या। देखिए एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम्स मीटर हो जाएगा। अब होगा कैसे, देखिए हिंदी के अंदर सुन लो भाई। रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है, रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है, ये आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर चले जाएं, वहां पे इनकी पीडीएफ बना के डाल दी जाएगी। और जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है 2018 का, 2019 का कल का, 2021 का ग्राम शिव का, उसकी पीडीएफ आपको मात्र 40 रुपए की पेमेंट के ऊपर, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। देखिए यहां पे क्या लिख रखा है, हिंदी में बात करते हो, प्रति ओम प्रति मीटर। ओम प्रति मीटर, ये ओम है और ये क्या है, ओम मीटर है। हाँ भाई अब बताओ भाई रेजिस्टिविटी। अब देखो, अब 26 तारीख को क्या आ सकता है, इसी क्वेश्चन को अगर ये सोचें कि इसी से एडजस्ट करके अगर पेपर बनाया होगा, ध्यान से सुने भाई, क्योंकि कल को 26 को आ गया फिर हमें मत बोलना, ठीक है। अब बता रहे हैं, अब हम ये तो कह नहीं रहे कि भाई वही आएगा, लेकिन इस पेपर को और उस पेपर को साथ में बैठ के अगर बनाया होगा फिजिक्स के क्वेश्चन को, एक ही एग्जामिनर ने सेट किया होगा, तो इसी के अंदर क्या हो सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है फिजिक्स में। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमेशा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं रो। क्या यूज करते हैं, रो। और इस रो का ही क्या नाम है, रो का ही नाम तो रेजिस्टिविटी है। क्या है, रो का नाम ही रेजिस्टिविटी है। क्या है, रेजिस्टिविटी। अब पूछा गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इस रेजिस्टिविटी को करो भाई। रेजिस्टिविटी को करेंगे तो R इंटू में क्या हो जाएगा, एरिया, अपॉन में कितना हो जाएगा, लेंथ। अब निकालो भाई इसको किस चीज के अंदर मापते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है भाई। अब पेपर के अंदर ये पहले ये बता देते हैं आपको, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, रेजिस्टेंस को ओम्स लिखेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो बताओ भाई क्या आया, ओम्स मीटर आया ना। तो ओम्स मीटर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब आ जाओ भाई, अब जो आगे एग्जाम होंगे उसके अंदर क्या क्वेश्चन, अगर यहीं से क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाएगा कि अगर किसी भी वायर की लेंथ को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अगर कहा जाए किसी अगर वायर की लेंथ को ऑफ कर दिया जाता है, 1/2 कर दिया जाता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस का एरिया बढ़ा दिया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए भाई एरिया नीचे है, रेजिस्टेंस पूछ रखी है, तो रेजिस्टेंस अगर पूछे तो एरिया बढ़ाने से क्या होगी भाई, घट जाएगी। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और लेंथ बढ़ाने से क्या होगा भाई, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, सुन लीजिए ध्यान से, कि अगर किसी भी वायर की रेजिस्टेंस को, यहां पे लिख देते हैं, किसी भी वायर की अगर लेंथ को 2 गुना कर दिया जाए और एरिया को हाफ कर दिया जाए, एरिया को हाफ कर दिया जाए, ये 1/2 है, तो देखिए भाई 1/2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो उसकी रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के साथ बढ़ेगी, एरिया के साथ है, एरिया बढ़ने से घटेगी। अगर दोनों चीजें दे दे कि लेंथ भी बढ़ रही है और एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस कितनी गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है। या फिर ये कह दे कि लेंथ 3 गुना कर दी जाती है, एरिया भी 1/3 कर दिया जाता है, तो रेजिस्टेंस कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया है उसका जो राइट आंसर होगा ओम्स मीटर होगा। कोई भी टीचर आपको बता रहा है तो बिल्कुल गलत बता रहा है, और आंसर की जब कमीशन की आएगी तो भी अगर आप वो रेजिस्टेंस प्रति मीटर देते हैं, ओम्स प्रति मीटर देते हैं, तो क्लेम बनेगा क्वेश्चन के ऊपर। वैसे तो क्लेम बनेगा नहीं है, एचएसएससी इतना भाई वो बेवकूफ नहीं है कि जो ऐसा दे देगा। राइट क्या है, ओम्स मीटर आपका राइट आंसर है। ठीक है, 100%। तीसरा क्वेश्चन देखें भाई, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने कराया है अभी 6-7 दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन को कराया है। कौन से चैप्टर में कराया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ दी गैसेज के अंदर, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। वीडियो को उठा के देख लो भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में अगर ये चारों लॉ हमने आपको नहीं पढ़ाए हो तो आप देख लेना भाई, वो वीडियो भी हम नीचे डाल देंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे, एचएसएससी फिजिक्स के नाम से 12 क्लास है भाई 11th क्लास की, तो उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को कराया है। ये 12th के, ये भी क्या है, ये भी 11th का है, और ये क्या है, ये 12th का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देख लो भाई इस क्वेश्चन को, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तीसरा, इसमें कहा गया है, देखिए हम डायरेक्ट बता देते हैं भाई आपको। यहां से देखिए एक बॉयल्स लॉ हमने आपको पढ़ा था, तो बॉयल्स लॉ में क्या था कि टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। क्या था भाई, देखिए 3 वेरिएबल है हमारे पास, एक है प्रेशर, एक क्या है वॉल्यूम है, और एक क्या है टेम्परेचर है। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर जानना चाहते हैं तो भाई ये आएगा गे-लुजैक लॉ। अगर कोई आपको बॉयल्स लॉ बता रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हिंदी के अंदर सुनना चाहेंगे भाई क्या है इसका, हिंदी के अंदर क्या हमने क्या लिखा है, हिंदी के अंदर हम आपको बता देते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि नियत आयतन पर, नियत आयतन पर किसी भी गैस का दबाव, किसी भी गैस का दबाव उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसके साथ बढ़ता है, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कौन सा लॉ है, 4 ऑप्शन है, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक लॉ, बाइल्स का नियम और एवोगैड्रो लॉ। सुन लीजिए भाई, अब देखिए 3 वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। पेपर के अंदर अगर अब की बार आ जाता है बॉयल्स लॉ, देखिए अब की बार पूछ लिया जाएगी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ और फिर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ, तो ये कौन सा लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है। कौन सा है, ये बॉयल्स लॉ है। बिल्कुल ध्यान से सुने, अगर कोई भी यहां पर क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, कौन सा लॉ है, तो फिर हम कहेंगे बॉयल्स लॉ है। दूसरा भाई, दूसरा चलो भाई, दूसरे में क्या है,
अगर आपको कोई कह दे कि भाई आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, अगर कोई कह दे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज ए कांस्टेंट है, और फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी भी गैस का या फिर कोई भी गैस है उसका प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है। और उस टाइम पे क्या होता है, किसी की वॉल्यूम, किसी का आयतन उसके तापमान के साथ बढ़ता है, तापमान के साथ बढ़ता है, वो कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। क्लियर है भाई, दोनों लॉ हमने बता दिए। तो ये तो आपका नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कोई चार्ल्स लॉ आपको बता रहा है, कोई बॉयल्स लॉ आपको बता रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते भाई। अब एवोगैड्रो लॉ आ जाओ भाई, तीसरा क्या है, एवोगैड्रो नहीं, गेलुजेक लॉ पे आयो कि अगर किसी की वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर किसी की वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ जाए। हमने ये नहीं बताया था कि अगर समर डेज के अंदर, गर्मियों के दिनों में अगर कोई व्हीकल अगर दोपहर को भाई चल रहे हैं तो उनके टायर फट जाते हैं, क्योंकि टायर की वॉल्यूम होती है कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में और प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ते ही क्या हो जाता है, टायर ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि उसकी टीप फट जाती है। तो ये फोर्थ आ जाओ भाई, फोर्थ क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है भाई, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है भाई, एवोगैड्रो नंबर में क्या दे रखा है कि अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि देखिए किसी भी गैस का अगर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, दो सिस्टम का, तो इसने कहा एवोगैड्रो लॉ कहता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ना गैस के वो भी सेम होंगे भाई। तो ये क्या है, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जितने भी जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, समझ गए। पांचवा भाई, एक डेंसिटी का लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब की बार अगर आ जाए तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हमें बाद में स्क्रीनशॉट ना डालने पड़ जाए किसी क्वेश्चन का। ठीक है, अब सब इंस्पेक्टर या फिर हरियाणा पुलिस में कि हमने ही आपको पढ़ाया था और फिर बताना अच्छा नहीं लगेगा। कई टीचर क्या करते हैं कि हमारी बुक से ये क्वेश्चन आया, अरे वो तो सब बुकों में लिखा हुआ है, अगर ये पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर भाई कितने जिले हैं, तो ये मतलब ये आपकी बुक कैसे हो गई, ये तो मतलब एज यूजुअल है, मतलब आप 5 क्वेश्चन आपके बुक से आ गए, मतलब आपके क्वेश्चन आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में आ जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। एग्जाम में नहीं आया तो आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ आया है या नहीं आया है। हमें क्या है कि हम, आपकी टीचर का काम होता है हेल्प करना, हेल्प करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता कि कोई क्रेडिट लेना है। कल को अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम ये क्रेडिट नहीं लेंगे कि हमने आपको पढ़ाया तब आपका सिलेक्शन हुआ है। 99.9999% आपकी मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, ये हर किसी को समझ लेना चाहिए। किसी भी टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी वजह से कोई सिलेक्शन हुआ है। आपने 0.0001% उसकी मदद की है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर कहा जाए किसी की डेंसिटी 2 गुना बढ़ जाती है तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है भाई, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इन सब को भाई आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लें भाई इसका, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 18 तारीख को ही पूछा गया है। 4th क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई आपको 18 तारीख को। एक क्वेश्चन देखिए भाई, न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब तक क्या थे, अब तक तो क्या थे, बिना न्यूमेरिकल 3 जर्नल क्वेश्चन थे, एक न्यूमेरिकल आया है। देख लो भाई क्या न्यूमेरिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन 11th क्लास का टॉपिक है भाई, 11th क्लास का टॉपिक है और प्रोजेक्टाइल हमने आपको पढ़ाया भी है। क्या कहा गया है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी वाले सुन लो भाई, हिंदी की ज़्यादा वो रहती है। और ये आप एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसके ऊपर नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे चले जाएं और हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे तो भाई टाइम बहुत लग जाएगा।
इसलिए देखिए, आरंभिक गतिज ऊर्जा, आरंभिक इंग्लिश वाले ये पढ़ लें भाई, आरंभिक गतिज ऊर्जा 60 जूल वाले एक परपेक्ष्य को अक्षितिज के साथ 45 डिग्री के एक कोण पर परपेक्षित किया जाता है। इसकी परपेक्ष वक्र के उच्चतम बिंदु पर परपेक्ष्य की गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि कोई भी एक परपेक्ष्य यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है भाई, जिसके अंदर क्या है कि एक बॉडी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो 60 जूल दे रखी है। पूछा गया है कि 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को फेंक किया जाता है, तो बताइए कि इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई अच्छे से। अब की बार एसआई के एग्जाम में या हरियाणा पुलिस के एग्जाम में जो मेल कांस्टेबल का, उसके अंदर क्या पूछ सकता है अगर यहीं से क्वेश्चन बनाता है तो। देखिए ये क्या है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है भाई, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये पूछा गया है कि अगर किसी बॉडी को यहां से 45 डिग्री पर फेंका जाता है तो इस पॉइंट के ऊपर भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ भाई। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। डायरेक्ट इस प्रकार निकलता है कि हमने कहा कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बिल्कुल सीधा फेंकते हैं, तो फिर क्या रहता है, उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ऊंचे पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंकते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर इसका राइट आंसर तो सीधा हम बता देते हैं 30 जूल होगा भाई, ठीक है। देखिए अगर इस पॉइंट के अगर पूछता कि भाई 90 डिग्री के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट्स के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 आ जाएगी भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। लेकिन इसे 45 डिग्री पर फेंका गया है, तो 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा? ये आधी हो जाएगी। ये एक फिजिक्स का एक कंसेप्ट भी है कि 45 डिग्री पर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की आधी होती है भाई। तो दे कितनी रखी है भाई? 60 जूल दे रखी है। आधी कितनी आ जाएगी? 30 जूल आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 30 जूल आ जाएगी। अब की बार पेपर में पूछता कि भाई बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। या फिर ये भी पूछ ले कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? तो क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये इसका आपका राइट आंसर था। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, ये 18 की शिफ्ट के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। आंसर फिर से बता देते हैं। एक का 30 जूल है भाई, ठीक है, एक का 30 जूल है। पहले में क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है? घट जाती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रेजिस्टिविटी ओम्स मीटर आएगा, पर मीटर की तरफ बिल्कुल मत जाना। और गेल-लुजैक लॉ क्या है कि जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। 19 की शिफ्ट पर आ जाओ भाई। 19 को क्या पूछा गया है और क्या अब की बार क्या पूछ सकता है? देखो भाई क्वेश्चन को, पूछा गया है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने खुद पढ़ाए हैं 11th की क्लास में। क्लास उठा के देख लो, स्क्रीनशॉट डालना ठीक नहीं रहेगा, वरना अगर कहोगे तो हम भी स्क्रीनशॉट डाल देंगे कि भाई हमने यहाँ पर आपको ये बताया था, अब निकालिए भाई। अब याद करो कि जब हमने थर्मोडायनेमिक्स का आपको चैप्टर पढ़ाया था, फिजिक्स की क्लासेज में जाओ जो 12 क्लास हो चुकी हैं, वहां पर हमने बताया था कि एक कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है भाई, ठीक है। एक कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, तो कुछ दोस्तों ने अगर क्लास देखी है तो वो बता सकते हैं क्या होगी भाई, क्या नाम है उसकी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने करा था कि 1 माइनस के T2 बाई T1 होता है भाई। T1 क्या, T2 क्या होता है? सिंक का टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है? सोर्स का टेम्परेचर होता है। क्या होता है? सोर्स का टेम्परेचर होता है। एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए 2 टेम्परेचर दिए गए हैं, एक सिंक का हमेशा कम टेम्परेचर होता है और ये ज्यादा होता है। इसको सोल्व करेंगे तो 33.33% इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा? देखिए 1 माइनस T2 कितना है? 300 है और ये कितना जगह 450। इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे ये 1/3 आ जाएगा। 1/3 कितना होता है भाई?
मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बात और बता देते हैं, देखिए अब की बार क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज कर सकता है। सेम क्वेश्चन अगर पूछे तो, सेम क्वेश्चन अगर इसको यहीं इस तरीके से पूछता कि अगर आपको एक T1 टेम्परेचर दे रखा है, T1 टेम्परेचर दे रखा है आपको 127 डिग्री सेल्सियस और T2 टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो पूछता कि इसकी एफिशिएंसी बताओ भाई, तो 1 माइनस के T2/T1 करते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों एक बात याद रखनी है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये हमेशा केल्विन के अंदर लेना है हमें। यहाँ पे इसके अंदर लेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। किसके अंदर लेना है, केल्विन के अंदर इसको लेना है। तो सेल्सियस को केल्विन के अंदर बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 400 केल्विन आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 300 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पे करो भाई 1 माइनस के 300/400, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी भाई, 25% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है, सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दे तो किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, हमें उसको केल्विन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, 33.33 आ जाएगा। अगर अब की बार एग्जाम में आता है तो फॉर्मूला लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े भाई क्वेश्चन नंबर 6 भाई, देखो भाई क्या दे रखा है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट, सोमरफेल्ड मॉडल, जीमन इफेक्ट, बोर मॉडल। वैसे तो ये 12th का ही क्वेश्चन है, वैसे अगर देखा जाए तो 12th के अंदर कट कर दिया जाता है, बीएससी के अंदर आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीमन इफेक्ट भाई। क्या होगा, जीमन इफेक्ट। देखिए अब हिंदी के अंदर क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है, स्टार्क प्रभाव, समरफेल्ड प्रभाव, जीमैन प्रभाव और बोर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीमैन प्रभाव। 19 तारीख का है भाई, ये 19 तारीख का थर्ड क्वेश्चन है भाई। 19 तारीख का थर्ड क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, नहीं 19 तारीख का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है भाई। अगर अब की बार पेपर में, अब एसआई के पेपर में क्या आ सकता है भाई, देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना, अब की बार आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो भाई, अगर अब की बार आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी एटम से जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो स्प्लिट होना इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहलाता है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहलाएगा, स्टार्क इफेक्ट। क्या कहलाएगा, स्टार्क इफेक्ट। तो यहां पे इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्क का प्रभाव यानी कि स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना क्या कहलाएगा, विभाजित होना क्या कहलाएगा, जीमन्स इफेक्ट भाई। ये सब नोट करें। अब एक इस पेपर का क्वेश्चन कराते हैं आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया भाई मशीन गन से। पूछा गया है कि एक मशीन गन है भाई, जिसके अंदर भाई जो क्या करती है, 1 सेकंड के अंदर कितनी बुलेट फायर करती है, 10 बुलेट फायर करती है भाई। एक बुलेट का वजन 20 ग्राम है भाई, और बुलेट का मास 10 किलो, 10 किलो की बुलेट है भाई। और नहीं बुलेट नहीं भाई, क्या है, गन है यानी कि बंदूक है। कितने की, क्वेश्चन सुन लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में एक बार बता रहे हैं, लिखने में टाइम लग जाएगा। एक मशीन गन ऑफ मास 10 kg fires the 20 gram bullets at the rate of the 10 bullets per second with the speed of the 500 meter per second. What is the force required to hold the machine gun in the position? तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो ऑप्शन लिख देते हैं भाई, क्या ऑप्शन है। एक है 10 न्यूटन, बी कितना है 20 न्यूटन है, सी कितना है 100 न्यूटन है, और डी कितना है भाई 200 न्यूटन। अब जो एग्जाम स्टूडेंट्स दे के आई है हमारी, तो वो क्या है 100 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई मशीन गन वाले का। 19 तारीख को क्वेश्चन आया भाई। हिंदी में सुन लो भाई, द्रव्यमान 10 किलोग्राम वाली एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, टेंशन मत लो, राइटिंग कैसी भी हो लेकिन मिल जाएगी। द्रव्यमान 10 किलोग्राम वाली एक मशीन गन से 500 मीटर पर सेकंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर से 20 ग्राम की गोलियां दागती है, तो मशीन गन को स्थिति में रखने के लिए वांछित बल क्या है। क्या समझे भाई इससे,
देखो भाई, सबसे पहले लिखो भाई मास ऑफ गन। क्या है? मास ऑफ गन। तो गन का मास कितना है भाई? 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम है। मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना है भाई? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम है। कितनी बुलेट फायर हो रही हैं? 10 बुलेट पर सेकेंड। 10 बुलेट पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 बुलेट फायर हो रही हैं। पूछा गया है कि एक गन है, 10 किलोग्राम की गन है, उससे एक सेकेंड में 10 गोलियां दागी जाती हैं। तो बताइए कि गन को उसी पोजीशन पर रखने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अभी गन के ऊपर। तो क्या निकालना है? जो भी बुलेट का जो फोर्स है, न्यूटन थर्ड लॉ से जितना बुलेट का फोर्स होगा उतना ही फोर्स हम अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गन उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा। तो बुलेट का भी हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, बल निकालना है भाई। क्या निकालना है? फोर्स यानी कि बल निकालना है। क्या होता है भाई बल? मास इंटू में क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन। मास इंटू में क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है भाई? बल होता है। अच्छा भाई, मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भाई। कितनी वेलोसिटी है कितने टाइम के अंदर, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है भाई? एक्सेलरेशन कहलाती है। मास भाई, किसका मास है? 10 बुलेट का मास है। तो कितनी बुलेट हैं? 10 हैं। एक बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम है। लेकिन ग्राम में थोड़ी करना है हमें, तो ऐसा ही सिस्टम में लेना है। तो कितना आ जाएगा? 1000। किलोग्राम के अंदर करेंगे तो 1000, इतना तो ये मास आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई? वेलोसिटी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। 500 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी है जी? 500। और टाइम कितना है? पर सेकेंड। ये भी एक सेकंड के अंदर, ये भी एक सेकंड के अंदर। ये तो 500 मीटर पर सेकंड है, तो ये गोलियां कितने सेकंड में दागी जाती हैं? एक सेकंड में। तो एक सेकंड आ जाएगा। तो 500 दूनी कितना आ जाएगा? 1000। 2 से करेंगे 10, 10 हम दावा 100 आ जाएगा। 100 न्यूटन फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। मास ऑफ गन की कोई भी रोल नहीं है, मास ऑफ गन का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? 100 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर करके देखें भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। एक बार ये क्वेश्चन देखिए भाई। एक क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट ही हम आपको बता देते हैं। ये फिजिक्स का एक डेफिनेशन ही है। जो भी दोस्त इस एग्जाम को दे के आई हैं, अभी देखिए, अभी यह द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज द मटेरियल लाइक, जैसे कि सॉफ्ट आयरन। देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उस कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल लाइक, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। क्या कहा गया है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर अगर किसी आयरन की रोड को रख दिया जाए ना, तो उसके साथ में कौन सी मैग्नेट बन सकती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना सकते हैं। अगर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर अगर किसी आयरन की रोड को रखते हैं और वो मैग्नेटाइज हो जाती है, तो कौन सी मैग्नेट बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। हिंदी के अंदर सुनो भाई। एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसी चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को, जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक भाई, विद्युत चुंबक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 19 तारीख को जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन है। एक बार और देख लेते हैं कि इवनिंग शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं। एक बार इसको देख लें, वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है हमारे। आइए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि 19 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवनिंग शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, जो खासकर फिजिक्स के क्वेश्चन है, वो बहुत ही इजी पूछे गए हैं। वैसे वास्तव में कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो 19 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, लेकिन साइंस के मामले में इतना ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms दी टेक्स दी करंट ऑफ दी 5 एम्पियर द हीट डेवलप्ड इन दी 30 सेकंड। 10th लेवल का क्वेश्चन है भाई ये तो। ठीक है,
क्या पूछा गया है कि अगर एक रोड है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, यानी कि विरोध जो होता है करंट का, और विद्युत कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर दे रखी है, यानी कि करंट है भाई। करंट को किससे दर्शाते हैं आप, एम्पियर में, 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, रेजिस्टेंस 20 ओम्स दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है 30 सेकंड। बताओ कितनी हीट डेवलप होगी। तो हीट अगर किसी वायर के अंदर डेवलप होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है भाई, करंट है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, आर का करेंगे 20 करेंगे, इसको करेंगे 30, 25 दूनी 50 और 3 15,000 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, अब हम एक जीरो से ऊपर भाग कर देते, गुणा कर देते हैं, एक जीरो से 10 से नीचे क्या कर देते हैं, गुणा, और 10 से भाग भाई। तो 4 जीरो हो गई भाई, तो 10 की पावर 4 हो जाती है। अब एक 15 बटे में 10 को क्या लिखते हैं, 1.5। ऑप्शन के हिसाब से हमें एडजस्ट करना था इसको, वैसे 15,000 ऑप्शन में होता तो भी हो जाता भाई। तो 1.5 इंटू में 10 की पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। जो भी हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने ऑप्शन डी यानी कि 1.5 इंटू में 10 की पावर 4 जूल जो करेक्ट किया है वही राइट आंसर है। और अब एसआई के एग्जाम से देखा जाए तो ये क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हीट डेवलप्ड आई स्क्वायर आर टी, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन है, आइस है, डायमंड है, रबी है। चारों में से किसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है भाई हीरे का। कितना होता है, 2.42। कितना होता है, 2.42। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। तो डायमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, लोग तो वैसे डिजिटल बोर्ड के ऊपर कर देते हैं, हम तो सिंपल हाथ से लिखते हैं भाई और उसी से आपको समझा देते हैं। बस पर्पज ये होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे मेथड बताने का कोई भी हो। ठीक है, इसके बाद भाई, ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इसका आप बताएं भाई ऑप्शन के अंदर। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें भी पता चले कि वीडियो के लास्ट तक कौन दोस्त हमारा पहुंचा है जो कि साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड है। और कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएं, गलत बताएं या सही बताएं, बस ये भी कमेंट में बता दें कि सर मैं कंप्लीट वीडियो देख रहा हूं, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, ये भी कमेंट के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, हम यही देखना चाह रहे हैं, वैसे आंसर तो हम भी आपको इसको का बताएंगे। ठीक है, साइंस में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन जिसके पास साइंस है 11th-12th में वो मतलब कर सकते हैं अगर चाहें तो। 4-5 नंबर आजकल हरियाणा जीके 10 नंबर की रह गई। इसके अलावा जो क्वेश्चन हरियाणा जीके को किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया भाई, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, जो जर्नल क्वेश्चन में, जैसे कि हरियाणा पंचायती राज है, पंचायती राज के पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन जो पहले हम हरियाणा जी के 22 से 25 नंबर की बोलते थे, उसमें से 10-15 नंबर तो आजकल इस तरीके से जाने लग गए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पेपर हो रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हरियाणा जीके के जो नॉर्मल पर्सन रहते हैं वो 10 क्वेश्चन ही रह गए हैं। तो इतना ज़्यादा हरियाणा जीके पढ़ने का आजकल वो नहीं है, बल्कि क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि भाई एफेड हो गया या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, या फिर उन सब से रिलेटेड यानी कि थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना होगा। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यानी कि ऊपर ऊपर से उन चीज़ों के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और जिस सब्जेक्ट का हम एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी तो होनी ही चाहिए भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्लासेस चल रही हैं भाई, 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा ग्राम शिव पटवारी, करनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो भी मिल जाएंगे। 280 धारा भूमि रिकॉर्ड प्लस नहरी पटवारी। ठीक है, फिजिक्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं आएगी जो भी आपका अलग से सब्जेक्ट है उसमें। तो इसमें बताओ भाई, इसमें देखो भाई, अब एसआई के एग्जाम में क्या पूछ सकता है, पहले तो ये पूछ लिया वो ठीक है भाई, गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर होगा पहले तो, क्लियर है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने का, समझिए कि किसी चीज़ को मापना अलग चीज़ होती है और किसी चीज़ को डिटेक्ट करना अलग चीज़ होता है। जैसे हम टेस्टर नहीं बोलते भाई क्या किसी वायर के अंदर करंट है, वो ये थोड़ी बताता है कितना एम्पियर करंट है। तो किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किसी चीज़ को क्या, करंट को जो डिटेक्ट करने का काम करता है वो कौन सा, गैल्वेनोमीटर। और करंट को मापने का काम कौन करता है, एमीटर करता है। उसी तरीके से वोल्टमीटर को 4 हम एक डेफिनेशन आपको बताएंगे अभी मतलब थोड़ा कल को आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। ये क्लियर है भाई, इसका गैल्वेनोमीटर लिखो भाई और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये कंप्लीट हो चुके हैं भाई, सभी हो चुके हैं। अब एक लास्ट बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। कल को ये मत करना कि पेपर में पूछ लिया और अब हमें नहीं आता, ठीक है। देखिए, अगर पेपर में प्रश्न आता है करंट को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, द करंट को डिटेक्ट करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है, तो गैल्वेनोमीटर करता है। कौन सा करता है भाई, गैल्वेनोमीटर। भाई ये पूछा जाए कि करंट को मापते किस चीज में, हम कहेंगे एम्पियर के अंदर। किसके अंदर भाई, एम्पियर के अंदर। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए द करंट को मेजर करने का काम कौन करता है भाई, करंट को मेजर करने का काम कौन करता है, तो वो क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर होता है, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम ये कहें कि वोल्टेज को मापने का, मेजर करने का, यानी कि मेजरमेंट करने का काम कौन करता है, तो क्या कहेंगे हम, वोल्टेज को वोल्टमीटर। भाई क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। उसी प्रकार अगर कोई कहे कि वोल्टेज का एक्यूरेट मेजरमेंट, भाई देखिए मेजरमेंट तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट की बात अगर करेगा कोई, तो वो कौन सा होता है भाई, पोटेंशियोमीटर होता है। क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। चारों क्वेश्चन याद करेंगे। करंट को डिटेक्ट करने का काम गैल्वेनोमीटर, मेजरमेंट का काम एमीटर, वोल्टेज को मापने का काम वोल्टमीटर, और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर। चारों नोट कर लें भाई, कल को ऐसा ना हो जाए कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए चारों में से, ठीक है भाई। क्लियर करें भाई इसको। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका एनालिसिस सब इंस्पेक्टर, ग्राम सीयू, मेल कांस्टेबल के एग्जाम में किस प्रकार हो सकता है, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यहीं से उठाए जाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि हरियाणा पुलिस के 2018 के, 2019 में कलक के, 2021 में ग्राम सीयू के और 2021 के अभी सितंबर के अंदर फीमेल कांस्टेबल के सबके सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं। एक पीडीएफ है वो, जो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होगा उसके ऊपर मिल जाएगी, मात्र 40 रुपीज़ की पेमेंट के ऊपर, और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं आज हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्लास भी बहुत जल्द चल रही है, 4 क्लास हो चुकी हैं, 6 क्लास और बाकी हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे। ग्राम सीयू की क्लास को दोबारा से कंटिन्यू करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।